2024 जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का बहुत बड़ा एक इवेंट था हैदराबाद के अंदर, उसमें हरियाणा के लिए कई खुशखबरियां 2 दिन के अंदर हम स्टेट के लिए ला पाए। पहली 2 एग्रीमेंट्स जो हमारे बहुत लंबे समय से इन प्रोसेस थे। पहला, हिसार एयरपोर्ट की फंक्शनैलिटी के लिए, मैनेजमेंट के लिए हमारा सहयोगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनेगा। उसका एग्रीमेंट कल सुबह साइन भी हुआ और एग्रीमेंट साइन होने के साथ साथ आज के बाद जितनी टेक्निकल सपोर्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से जो हमारे रडार्स और जो टेक्निकल इक्विपमेंट चलेंगे, उसका एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो चुका है और अब जल्द उनकी टीम भी फरवरी के अंदर यहाँ डिप्लॉय हो जाएगी, जो आगे सारी टेक्निकलिटीज को देखेंगे भी और फंक्शनिंग को मिड मार्च तक कंप्लीट कर लेंगी, जिससे अप्रैल महीने के अंदर जो एरोप्लेन्स की कनेक्टिविटी है उसकी हम शुरुआत कर पाएंगे, जिसमें कैट 2 टेक्नोलॉजी की हमारी लाइट की फिटिंग है, ILS इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन है, IMD इक्विपमेंट्स की इंस्टॉलेशन है, हमारे ATC टावर का कंप्लीशन है, प्लस जो बोर्डिंग, अराइवल, डिपार्चर, इस तरह की फैसिलिटेशन है उसकी हैंडलिंग है। तो अब आने वाले भविष्य में हिसार एयरपोर्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूरा इसमें सहयोग रहेगा। दूसरी जो खुशी की बात है कि प्राइमरी एयरलाइन कौन सी होगी। जहाज लाने बहुत आसान है, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मगर कंटिन्यूएशन के अंदर यहाँ से फ्लाइट्स चले, VGF के माध्यम से अब यातायात सेवाएं हम शुरू करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उड़ान 5.2 जो पिछले साल की योजना थी, उसके अंदर ऑलरेडी हिसार दिल्ली, हिसार चंडीगढ़ के अप्रूवल आ गए और जो उड़ान 5.3 परसों लॉन्च हुई थी, उसके अंदर अलायंस है अगले 1 में हिसार को दिल्ली, हिसार, अहमदाबाद, अहमदाबाद, जयपुर, हिसार, दिल्ली, जिससे राजस्थान के लोगों की कनेक्टिविटी भी हम बेहतर कर पाएंगे। इस कनेक्शन का एक प्रपोजल दिया है। हफ्ते में 2 दिन दिल्ली, हिसार, मनाली जो बुंतर एयरपोर्ट है, दिल्ली, हिसार, शिमला, दिल्ली, हिसार, धर्मशाला, हफ्ते में 2 बार इन तीनों डेस्टिनेशन पे कनेक्टिविटी हमने प्रस्तावित करी है। और दिल्ली, हिसार, चंडीगढ़, देहरादून, ये एक सर्किट जो हमारा पीछे भी अप्रूव्ड था जब एयर टैक्सी की शुरुआत करी गई थी, उसको हम रिवाइव करेंगे। 1-2 और प्रपोजल हमने बनाए हैं, मगर उसके अंदर पेलोड कितना एरोप्लेन कैरी कर पाएगा, इसकी कनेक्टिविटी के ऊपर अलायंस एयर हमें पूरा सर्वे कर देगी, जिसमें हिसार, आगरा और इन फ्यूचर क्या वो जहाज आगे अयोध्या तक जा पाएगा, इसकी कनेक्टिविटी भी हम प्रस्तावित कर रहे हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा निर्णय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोका के साथ हुआ है, वो है कि हमारा हेली हब का जो प्रोजेक्ट गुड़गांव का था, उसका एग्रीमेंट फाइनल हो गया है। लैंड की जो फिजिबिलिटी पहले नहीं हो पाई थी, क्योंकि वहां पर मेट्रो का एक पार्किंग स्टेशन, रिपेयर स्टेशन आ रहा था, उसको हमने मानेसर रिलोकेट कर दिया है और अब 30 एकड़ लैंड के ऊपर हमारे बीच में हेली हब नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल ऊपर, ग्लोबल सिटी से 2 किलोमीटर दूर गुड़गांव में बनेगा, NH के बिल्कुल साथ, जिससे केवल मात्र गुड़गांव या आसपास की 1 घंटे की फ्लाइट नहीं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जितने हमारे श्राइन बोर्ड्स हैं
चाहे वो सालासर धाम हो, मेहंदीपुर बालाजी धाम हो, खाटू श्याम जी हो, या नॉर्थ में उत्तराखंड के और हिमाचल के जो हमारे धाम है उसकी कनेक्टिविटी हम करवाने का कार्य करेंगे। प्लस हेली टैक्सी के तौर पर भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एपिसेंटर पूरे नॉर्थ इंडिया का बनने का काम करेगा। उसके एडिशन में क्योंकि हमारा अम्बाड़ा सिविल टर्मिनल का काम चल रहा है, हमने ये प्रस्ताव किया है कि एक फ्लाइट, और उसके लिए 2 एयरलाइंस ने अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है कि दिल्ली अम्बाड़ा श्रीनगर हम जुलाई के मध्य तक, अगर टर्मिनल का काम कंप्लीट होता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको हमारी सहयोग में टेक ओवर करती है, तो हम जुलाई के मध्य तक अम्बाड़ा सिविल टर्मिनल से भी फ्लाइट की शुरुआत कर पाएंगे। अनेक वेयर हाउसिंग और जो कार्गो कंपनीज हैं उनके साथ भी चर्चा हुई है, और मैं मानता हूं जो 3800 एकड़ का हमारा सबसे महत्वपूर्ण आईएमसी है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जो एरो डिफेंस के लिए प्राथमिकता बनेगा, उसके लिए हमने उनका स्वागत किया है कि वो लोग आए और हिसार के अंदर अपनी रुचि दर्शाने का काम करें। और बड़ी अच्छी चीज़ एक हुई कि जो एमआरओज हमारे यहाँ पर पहले फंक्शनल थे, एक एमआरओ था जो जहाज की रिपेयर करता था। देश की एमआरओ एसोसिएशन ने अपना इंटरेस्ट हिसार में दिखाया है, और जल्द हमारे जो 3 कंस्ट्रक्टेड हैंगर्स हैं पुराने टर्मिनल बिल्डिंग के साथ, हम उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश कर देंगे, और उसके बाद टेंडर के माध्यम से 5 साल, 10 साल, 20 साल की परियोजना के माध्यम से एफटीओ, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशंस भी और एमआरओ भी हिसार की धरा पर शुरू करने का काम करेंगे, जिससे दिल्ली में खड़े होते हुए, रिपेयर होते हुए जहाजों को जो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, उसका ऑल्टरनेटिव स्थान दिल्ली की बजाय हिसार बनने का काम होगा। मैं मानता हूं कि 4 साल से जो हमने प्रयास किया, धीरे धीरे वो प्रयास हमारा कामयाब हुआ, और आज वो परिस्थिति बनी है जिससे हिसार ने अपनी एक जगह देश के एविएशन सेक्टर में बनाई है, और आने वाले भविष्य के अंदर भी हेली हब के माध्यम से और इस आईएच के माध्यम से, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से हिसार को हम देश के अलग कोने तक कनेक्ट कर पाएंगे। और जो डाटा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिया कि पहले 14.5 करोड़ लोग ट्रेन में यात्रा करते थे, आज वो 14.5 से 15 करोड़ लोग नहीं हुए, मगर जहाज में 13.5 करोड़ से वो संख्या बल आज के दिन 15.5 करोड़ हुई। तो जिस गति के साथ एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है देश का, मैं मानता हूं हिसार एक की प्लेयर होगा आने वाले समय में, जहां पैसेंजर ट्रैफिक के साथ साथ कार्गो आउटपुट पे भी हम उसका लाभ ले पाएंगे। सर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले एयरपोर्ट पे रख लो। जब टैक्सी चलती थी सर, उस टाइम टिकट्स के प्राइस एक सब्सिडी के तौर पर मुहैया करवाया जाता था, तो अब उसकी भी कोई है? बिल्कुल, वीजीएफ होती है जिसमें गैप फंडिंग स्टेट करती है, और हमने हर प्रकार से इसको स्टडी किया है। अगर हम 9 रूट चलाते हैं तो लगभग सालाना जो हमारा खर्चा होगा, जिसमें अगर 50% कैपेसिटी के ऊपर भी हमारे एरोप्लेन यहाँ से फ्लाई करेंगे, 50% पैसेंजर ही हमें मिल पाएंगे, तो भी सरकार को 19 करोड़ रुपया वीजीएफ में देना पड़ेगा। इसकी पूरी स्टडी करा ली गई। अगर एक पैसेंजर भी नहीं आता तो 19 दूनी 38 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर 1 साल का खर्चा 9 रूट्स पे पड़ेगा। मगर मैं मानता हूं कि जहां जहां देश में एयरपोर्ट बने हैं, इनिशियल महीना 1.5 महीना वो टीदिंग इश्यूज होते हैं, लोगों को टिकट बुक करना नहीं आता, लोगों को धीरे धीरे समझ आता है कि कैसे ट्रैवल करना है। मगर जो हमने रूट्स लिए हैं, उन रूट्स पर जैसे शिमला है, आम नागरिक भी हिसार ही नहीं आसपास के एरिया से 3 दिन के लिए छुट्टी बनाने तो जाता है, मनाली है 3 दिन तो जाता है। अगर हर तीसरे दिन जहाज उतरेगा तो लोगों के लिए एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी फायदा होगा कि उसको संसाधन नहीं ले जाने पड़ेंगे। उस सारी स्टडी के बाद ही हमने ये 9 रूट प्रस्तावित करे। फ्लाइट जो दिल्ली में लगी हुई है वो भी अभी जीरो विजिबिलिटी के अंदर नहीं ऑपरेट कर पाई थी फ्लाइट, तो हिसार के अंदर जो लाइट, मैं आपको बताता हूँ, 3 तरह की कैटेगरीज हैं, कैट 1, कैट 2, कैट 3।
कैट 1 जो है उसके अंदर विजिबिलिटी जो है 200 मीटर प्लस होनी चाहिए और उसके अंदर आईएलएस के माध्यम से लैंडिंग होती है। कैट 2 के अंदर 50 मीटर विजिबिलिटी के अंदर भी लैंडिंग हो जाती है और जहां कैट 3 है उसमें 50 मीटर में ऑटो पायलट लैंड कराता है। जीरो विजिबिलिटी में दुनिया के अधिकतम एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं। आज के दिन फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट भी स्नोफॉल के कारण, जीरो विजिबिलिटी के कारण एक दिन पूरा बंद रहा, जो कि हमारे से तो एडवांस टेक्नोलॉजी एविएशन में यूज करते हैं। तो ये तो नेचर का खेल है। मगर आज जैसे दिल्ली में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई तो ऑल्टरनेटिव लोगों को अमृतसर जाकर, लोगों को जयपुर जाकर जहाज उतारने पड़े। हमारे पास ये एडवांटेज है कि दिल्ली में इस तरह की कभी व्यवस्था भविष्य में होती है जहां लैंडिंग प्रॉब्लम्स के कारण वहां पर जहाज नहीं उतर पाएगा, तो ऑल्टरनेटिव के तौर पे 25 किलोमीटर की उड़ान में सबसे पास अगर कोई हवाई अड्डा होगा तो हिसार का होगा। सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव अगर दिल्ली एयरपोर्ट का कोई होगा तो हिसार हवाई अड्डा। डोमेस्टिक का भूषण जी आपने बताया, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नाम जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है महाराजा अग्रसेन, तो 2024 के चुनाव से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट इंटरनेशनल की हमारी चर्चा हुई है। अभी तक देश में 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बाद ऑन कॉल एयरपोर्ट है। हम प्रस्ताव करेंगे कि ऑन कॉल एयरपोर्ट के तौर पे हमारा ये एयरपोर्ट ट्रीट किया जाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो होता है जहां फॉरेन फ्लैग कैरियर जो है वो ऑपरेट करता है। आज तक चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे ऑन कॉल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। ऑन कॉल एयरपोर्ट होगा तो जरूर भविष्य के अंदर, जैसे हमारी इंडिगो इंटरनेशनल करती है, विस्तारा इंटरनेशनल करती है, हमारी एयर इंडिया इंटरनेशनल करती है, इस तरीके से प्लेयर्स को हम इनवाइट करेंगे कि एटलीस्ट जो छोटे रूट्स हैं, दुबई हो गया, हमारे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इस तरह के रूट्स की फिजिबिलिटी देखकर वो अपने ऑपरेशन यहाँ से शुरू करें। क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट या ऑन कॉल एयरपोर्ट के लिए एक एस्टेब्लिशमेंट हमें एडिशनल करनी पड़ेगी, वो कस्टम्स की, हमारे इमिग्रेशंस की। उस फैसिलिटेशन के लिए जैसे ही हमारे पहले ऑपरेशन शुरू होंगे हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज देंगे कि वो एस्टेब्लिशमेंट भी की जाए, क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल कार्गो का हम एपी सेंटर बनाने का काम करें, एशिया का एपी सेंटर बनाए कि एशिया में कार्गो अगर एक्सचेंज होकर डिलीवरी जानी है पूरे सब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट में, तो इसके लिए हिसार सेंट्रल पड़ता है। आप कभी एशिया का नक्शा देखेंगे तो कनेक्टिविटी के लिए आज लोगों को या तो कार्गो सिंगापुर जाकर चेंज करना पड़ता है या दुबई जाकर करना पड़ता है, और उसके बाद भी 8-8, 9-9 घंटे की एशिया कनेक्टिविटी है। हमारी ये एडवांटेज है जियोग्राफिकली कि हम यहाँ से 6 घंटे के अंदर प्रत्येक कोने में एशिया के कार्गो को पहुंचा पाए। अभी जो रूट्स आपने बताए हैं उसके लिए तमाम औपचारिकताएं हम अप्रैल तक पूरी कर लेंगे। मैं ये मानता हूँ फरवरी मिड के अंदर RCS 5.3 जो लॉन्च किया है उसके अंदर औपचारिकताएं हम पूरी कर लेंगे, और VGF का भी जो अप्रूवल्स है अलायंस एयर को, वो भी सरकार देने का काम। मतलब चुनाव से पहले पहले जहाज उड़ जाएंगे, उड़ने शुरू हो जाएंगे। मैं तो मानता हूँ अब चुनाव तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में, फरवरी में आचार संहिता लगा देगी तो भी अप्रैल में ही उड़ेंगे, और मार्च में लगाएगी तो भी होंगे। सर डोमेस्टिक में छोटे रूट्स दिए गए हैं, मतलब लंबे रूट्स की जैसे बॉम्बे या कलकत्ता, क्योंकि अलाउंस एयर का जो एयरक्राफ्ट है वो प्रोपेलर है, और प्रोपेलर की एक लिमिटेशन है, वो 2.5 घंटे की उड़ान भर सकता है। सबसे बड़ा रूट इसके अंदर कोई कनेक्ट होता है तो अहमदाबाद होता है, लखनऊ होता है। इसलिए हम वायबिलिटी देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव हमारे पास पैसेंजर ट्रैफिक कहाँ बनता है। अगर पैसेंजर ट्रैफिक हमें मिलेगा तो जरूर बाद में तो बड़ी कमर्शियल कंपनीज जैसे अकाशा ने इंटरेस्ट दिखाया है, नई एयरलाइन है, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है, 2 से 100 जहाज उनने 1 साल के अंदर अंदर कर दिया, 150 नए जहाज मंगा लिए। ये कितने सीटर होंगे? ये वेरिएशन है 2 की, 48 भी है और 72 भी है। आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं आपको देना चाहूंगा, मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो तो मैं करता रहता हूँ और करता रहता हूँ। सरकार को या जज्बा को? श्रेय किसे देना? अंदाजा किराए हरियाणा की जनता को अंदाजा किराया क्या हो सकता है इन फ्लाइट? अलग अलग रूट्स पे वेरिएट करेगा और उसको VGF के माध्यम से बैलेंस किया जाएगा। पहले भी जो हमारी फ्लाइट्स गई हैं यहाँ से, वो फ्लाइट्स
लगभग 3-3.5 हजार के किराए में देहरादून तक पैसेंजर लेके गई है। तो इनिशियल जो बिडिंग है, क्योंकि वीजीएफ के माध्यम से, तो कम ही किराया होगा। बाद में जब कमर्शियल एक्टिविटी बड़े जहाजों की आ जाएंगी, फिर एयरलाइंस तय करेंगी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर उनको रेट्स क्या करने। आज दिल्ली चंडीगढ़ 1200 की भी टिकट मिल जाती है समय पे, और 9000 की भी मिल जाती है। वो तो अवेलेबिलिटी पे होगी, मगर इनिशियल डेज पे प्राइस फिक्स हम करेंगे। हमें उम्मीद है जो अपकमिंग फाइनेंस बजट है, क्योंकि रेल बजट तो अलग से आना बंद हो गया, उसके अंदर क्योंकि उसका सर्वे हो गया और सर्वे में 0.9 पे अगर उसका सर्वे रिपोर्ट होती है तो केंद्र सरकार उस प्रोजेक्ट को फंड करती है। और फारूक नगर झज्जर की जो वायबिलिटी आई है वो 1.8 आई है, दुगनी आई है। तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार को उसमें कोई दिक्कत होगी कि एक नई रेल लाइन के तौर पे अपने ही हेड से, अपने ही फंड से वो टेकअप करें। आपके हवाई प्रोजेक्ट में जो 22 गांव के लोग बैठे रहे, उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव रोड का काम शुरू हो गया, और देश के अंदर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में थोड़े से करड़े डिसीजन लेने भी पड़ते। दिल्ली एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जब हुआ था, नए रनवे का निर्माण हुआ था, तो केंद्र सरकार ने 5 गांव को रिलोकेट किया था। हमने किसी सिटीजन को तो उसके मकान से अलग नहीं किया। एक सड़क थी, उस सड़क को जरूर रीअलाइन किया है, समय लगा, उनको बीच में भी हमने पैसेज दिया। जब वो पैसेज रनवे के बीच में आ गया और काम में बाधा बढ़ने लग गया तो हमें बंद करना पड़ा। मगर सरकार की गंभीरता थी कि एक नहीं, उन गांव की कनेक्टिविटी के लिए 2 सड़क हमने प्रस्तावित करी। एक जो हमारे एयरपोर्ट की पेरिफेरी है उसके साथ साथ गौशाला के पास निकलेगी, और दूसरी जो NHAI को अभी गडकरी जी से मैं मिला उसको हैंडओवर हमने कर दिया है। 70% से ज्यादा एक्विजिशन जिस प्रोजेक्ट में हो चुकी थी। अब NHAI अपने NH का ही एक्सटेंडेड वर्जन उसको बनाएगा। उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि क्लोवर लीफ नहीं बन पा रहा था, क्योंकि एरोप्लेन के रनवे की एलिवेशन में वो आ रहा था। तो उसके लिए NHAI ने सर्वे शुरू किया और उसको अंडरपास के तौर पे, पहला हरियाणा का अंडरपास क्लोवर लीफ के तौर पे हम कनेक्ट करेंगे, और दूसरा जो तलवंडी राणा के साथ की कनेक्टिविटी है उसको क्लोवर लीफ के तौर पे। और डंडूर के अंदर भी जो दिक्कत आ रही है कि लोगों को आगे जाकर यूटर्न लेके आना पड़ता है और कई एक्सीडेंट वहां हुए, उसको भी हमने कहा है कि लैंड कॉस्ट हम बेयर कर लेंगे, और वहां भी क्लोवर लीफ दोनों नेशनल हाईवे का बनाया जाए। बीजेपी कृष्ण जी कह रही है 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे सारी लोकसभाओं पे, तो जेजेपी कैसे सोचती है? हम भी 10 की 10 पे तैयारी कर रहे हैं। ये तो अलायंस की बात है, बैठ के फैसले होते हैं। मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जो ये कह दे कि हम तो एक पे तैयारी करें इन लोगों को छोड़ के। आज के दिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी हो वो भी 10 पे तैयारी कर रही है। पिछली बार भी हमने 10 पे तैयारी करी थी जब तो हम 4 महीने पुराने थे, और उसमें 7-3 का अलायंस हुआ और उसमें मैदान में उतरे। आज के दिन हमारी भी 10 की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की 10 की तैयारी है, हमारी भी 90 पे तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की भी 90 पे तैयारी है। ये तो अलायंस होगा, और किस सीट शेयरिंग पे होगा ये तो बैठ के टॉप लीडरशिप बात करेगी। सर फ्लाइट्स की बात कर रहे हो आप, पहले भी 3 बार ये प्रयास हुआ है, लेकिन सवारियां 2, 3, 4 रह जाती थी। एक बार तो सिर्फ 4 ही भाजपा नेता। मैं आपको एक चीज बता दूं, इतिहास में जो हुआ है उसको आज से तुलना नहीं करी जा सकती। इतिहास में 4500 फुट का रनवे था, आज 10,500 फुट का रनवे। इतिहास में यहाँ पर वेदर को सपोर्ट देने के लिए इक्विपमेंट नहीं थे, आज यहाँ पर कैट 2 टेक्नोलॉजी के साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाए गए। और तो और आज भिवानी हवाई पट्टी है, नारनौल की महेंद्रगढ़ हवाई पट्टी है बाछौद वाली, उनके अंदर ये दिक्कतें आज भी है। 5 बजे ऑपरेशंस बंद करने पड़ते हैं, नाइट लैंडिंग नहीं है, सुबह अर्ली मॉर्निंग टेक ऑफ नहीं करे जा सकते क्योंकि लाइट नहीं है। उनका भी काम हमने टेंडर कर दिया। प्लस 4,500 फीट के रनवे पे हमारे पास एक कैपेसिटी प्रॉब्लम थी कि सिर्फ प्रोपेलर इंजन का प्लेन यहाँ उतर सकता है, जेट इंजन नहीं आ सकता। आज तो दिल्ली हवाई पट्टी से बड़ी हवाई पट्टी हिसार की, और भविष्य के अंदर तो चाहे A380 हो चाहे बोइंग 777 हो, ये एयरपोर्ट हर प्रकार के एयरक्राफ्ट को हैंडल कर पाएगा।
पटवारी हड़ताल पर बैठे जी, उनके लिए कुछ करने उनकी चर्चा हुई थी। मेरे को एक ग्रुप उनका आके सिरसा भी मिला था। ये मैटर क्योंकि उनका पे स्केल बढ़ाने का था, 25,000 को 34,000 में ले जाने का था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा पहले क्लियर कर दिया गया। फाइनेंस के पास एक क्लैरिफिकेशन के लिए पेंडिंग था, उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस थी। मुझे लगता है कि कमिंग वीक के अंदर उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की है दुष्यंत जी, वो कांग्रेस कहती है कि भी प्रेशराइज कर रहे हैं, बीजेपी का काम है ईडी को भेजना, आप कैसे देखते हैं? भूपेंद्र हुड्डा बताए प्रेशराइज कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं? मैं तो उस कमरे में नहीं था, ना आप थे। जमीन उनने बेची, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सीबीआई इंक्वायरी हुई, प्रूव हुआ कि गलत तरीके से सेक्शन 4(6) के बाद जमीन रिलीज करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मा लेकलैंड के साथ लगती हुई रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा मुकदमा था, उसमें स्टेट ऑफ हरियाणा के फेवर में जजमेंट दी कि ये जमीन इमीडिएटली वापस HSIDC को जाए। HSIDC उस प्रोजेक्ट के अंदर जो काम खुद करके कंप्लीट बेच सकती है उसको बेचे, और जो खाली पड़ी जमीन है उसको अपने हिसाब से प्लान करे। हमने ऑलरेडी 2 ऑक्शंस निकाल दिए, उसमें 1000 करोड़ से ऊपर रुपया हरियाणा सरकार के खाते में आया। 4 छोटे छोटी साइट्स का आज भी ऑक्शन चल रहा है, और मुझे लगता है कि जो चीज प्राइवेट बिल्डर कमाते उस एक्विजिशन के अंदर से, आज वो पैसा सरकार के कॉर्पस में आ रहा है, और सरकार उसको आने वाले समय में जनता की सुविधाओं के लिए भी लगा पाएगी। बाईपास जो नया बाईपास जो बन रहा है वो कहाँ से बनेगा? किसान दूरदर्शन के लिए आप क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी रीजनल सेंटर्स को माना गया कम किया है, और ये टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी और मैन पावर सेग्रीगेशन का टाइम आ चुका। बहुत से ऐसे हरियाणा सरकार के भी विभाग थे जिनको चेंज किया गया, छोटा किया गया। मैंने पीछे भी चर्चा करी थी, और उसके ऊपर INB मिनिस्ट्री काम भी कर रही है कि इसको कैसे HAU के साथ जोड़कर हम कृषि संबंधित एक एपी सेंटर जो DD किसान चैनल है उसका बना ले, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे बीच में बना खड़ा है। जैसे ही केंद्र सरकार उस प्रपोजल पे काम कर लेगी, उस पर निर्णय लेगी। अगर ये निर्णय स्टेट का होता तब तक तो हम टेक ओवर कर इसके ऊपर काम भी शुरू कर देते। एक FPO का जिक्र आ रहा है सर, उसमें ये चर्चा है कि केंद्र सरकार को CBI तक की इंक्वायरी की सिफारिश करनी पड़ रही है। देखिए, मामला माने मुख्यमंत्री ने जब ऑडियो कॉल FPO के लोगों से करी थी तब आया था कि बहुत से ऐसे लोग FPOs में रजिस्टर्ड थे जिसका बेनिफिट तो कुछ चुनिंदा लोग लेंगे, मगर आईडीज बहुत से अननोन लोगों की यूटिलाइज करेगी, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के फंड्स यूटिलाइज थे। एक शेयरिंग प्रपोर्शन पे ये स्कीम थी, और उस स्कीम के अंदर अगर इस तरह की दिक्कत आई तो केंद्र सरकार ने कहा है कि हम सेंट्रल एजेंसी से इन्वेस्टिगेट करेंगे। और मुझे नहीं लगता हरियाणा सरकार को भी आज कोई परहेज है। जिसने कोई गलती करी है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, और गलत लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। सेल्जा ग्रुप जिस तरह से यात्रा निकल रहा है, कांग्रेस यात्रा निकल रही है, तो उसको कैसे देखती है जेजेपी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की फूट खुल के सामने आ गई। एक चीज तो साफ होगी, जो कांग्रेस प्रदेश में राज बनाने की बात करती थी, आज वो 2 फाड़ तो खुल के है। और जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा का गुट या SR के गुट अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहा है, इनके प्रभारी की भी, शायद मैं वर्ड यूज गलत कर रहा हूं, हैसियत पता चल रही है कि उसकी चिट्ठी लिखने के बाद भी काम हो रहा है। जिस पार्टी में इतना ज्यादा इनडिसिप्लिन है, जिस पार्टी के अंदर केंद्र के दिए दिशा निर्देश को कोई फॉलो नहीं करता, उस पार्टी का सत्यानाश ही होता है। और ये जो चुनाव आगामी है, ये कांग्रेस का शायद अंतिम चुनाव रहेगा। सर, पूरे देश के अंदर इस वक्त प्रधानमंत्री की बात चल रही है, लेकिन जेजेपी की तरफ से किसी भी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। कोई हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम खुद जा रहे हैं, उनको निमंत्रण भी मिला है। और मुझे नहीं लगता कि श्री राम आपके हैं या मेरे हैं। हमारी तो संस्कृति है, सुबह उठते हैं तो राम राम कहते हैं, रात को सोते हैं तो राम राम कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाने की, देने की कोई जरूरत है। इसमें तो आपको भी जाना चाहिए। चाहोगे तो एक बस सारे आम आदमी पार्टी एक बुलबुला था जो फट चुका है। पंजाब के बाद एक
हवा चली थी कि पता नहीं आम आदमी पार्टी में क्या बदलाव हरियाणा में आएगा। बहुत से XMLA, एक दो हमारे भी गए थे और हफ्ते बाद वापस आ गए थे। बहुत से XMPs गए, पूर्व मंत्री गए, वो भी अब भाज लिए। मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में ये जो 4 लोग दिल्ली से कितने पूरे हो चुके हैं और उसमें ग्रेप एक वादा बन रहा है, ग्रेप के नियम जो आते हैं काम नहीं, ग्रैप का सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल लाइन का था, उसकी क्लियरेंस आ चुकी है। और आपका अच्छा सवाल है, मैं आपको बता दूं 4 दीवारी का काम कंप्लीट हो चुका है। जो 2 फेजेज में लाइन हाई टेंशन जो राजस्थान को पावर सप्लाई करती है उसको रिलोकेट करना था, एक फेज कंप्लीट हो चुका है। दूसरे का काम 24 फरवरी की डेडलाइन है HVPNL द्वारा, वो कंप्लीट हो जाएगा। जहां इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का काम है वो चल रहा है। फाइनल लेयर जो तारकोल की बिछनी है, टारमेट जिसको कहते हैं लाइटों के ऊपर, वो काम जो है वो फरवरी में होगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर्स बहुत हाई है, लो है। और तारकोल जब तक 150 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट ना किया जाए, ले डाउन ना किया जाए, रोलिंग ना किया जाए, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो नहीं बनती। आपने देखा होगा गांव में वीडियो बना लेते हैं कि नई सड़क बनी और हाथ डाल के तोड़ दी। वो इसीलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाते और उसकी जो कॉम्पैक्शन है वो नहीं हो पाती। तो हमारा जो टारगेट है कि 15 मार्च तक टारमेट का काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। आज 10 जहाज को खड़े करने का एप्रन हमारे पास उपलब्ध है। अगर भविष्य के अंदर हमें और जहाज, छोटे जहाज की पार्किंग बनानी पड़ेगी तो उसके लिए भी हमारे पास जो पुराना एयरपोर्ट का इलाका है उसके अंदर कैपेसिटी है कि हम 20 प्लेन को खड़ा कर पाएंगे। तो टोटल 30 जहाज इस एयरपोर्ट पे एक टाइम पर खड़े हो सकेंगे। उसके बाद भी भगवान करे मेरे को 6 महीने में जरूरत पड़ जाए कि हमें 30 और जहाज की पार्किंग बनानी पड़े, तो शायद 6 महीने के अंदर हम केपेबल है कि वो काम भी हम कंप्लीट करें। चार्टर्ड प्लेन सर्विस भी शुरू की जा सकती है। अगर कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। और MRO आएंगे तो मैं मानता हूं कि इस तरह के छोटे प्लेयर जो दिल्ली में आज लाखों रुपए हर रोज का देते हैं जहाज खड़ा करने का, उनकी प्रेफरेंशियल डेस्टिनेशन कोई होगी तो हिसार होगा, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर गुड़गांव से, दिल्ली से हिसार में जो पायलट्स है या उनका कैबिन क्रू है वो आ सकता है। तो कॉस्ट सेविंग भी प्राइवेट चार्टर के लिए बहुत बड़ी। देखिए, जेवर के साथ हिसार का कंपटीशन नहीं है। जेवर 1 साल बाद बनेगा, हम बन चुके हैं। दूसरी चीज है, जेवर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लगा है। ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस्ड है। इसमें हम सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ले रहे हैं। तो दोनों की महत्वपूर्णता बहुत अलग अलग है। जेवर को दिल्ली का पैसेंजर एयरपोर्ट का ऑल्टरनेटिव बनाया गया। हम दिल्ली के ट्रैफिक को टारगेट नहीं कर, हम तो हरियाणा, पंजाब, आधे से ज्यादा राजस्थान, इसके एयर ट्रैफिक को कंट्रोल, इसके एयर पैसेंजर्स को लेना चाह रहे हैं। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो अलायंस एयर ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, इसके अंदर एक अच्छी चीज है कि अलायंस एयर टर्मिनल 3 से ऑपरेट करती है। तो आने वाले भविष्य में कोई इंटरनेशनल पैसेंजर या जिसकी डोमेस्टिक कनेक्टिविटी T3 से होगी, उसके लिए भी हिसार एयरपोर्ट एक बेनिफिशियल पॉइंट बनेगा कि उसको दिल्ली का ट्रैफिक कट आउट करने का मौका मिलेगा। वो चेक इन यहां कर पाएगा। इंटरनेशनल के लिए चेक इन उसको दोबारा करना पड़ेगा। डोमेस्टिक कनेक्टिविटी का चेक इन देश के दिल्ली एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए वो हिसार एयरपोर्ट से ही कर पाएगा। साउथ का भी रूट होगा यहाँ भविष्य में मैं तो चाहता हूं अमेरिका की भी फ्लाइट उड़े। बैंगलोर और इस तरह के रूट ये तो भविष्य की बातें हैं। अगर इंडिगो जैसी एयरलाइन आएंगी तो इंडिगो का तो बेस बैंगलोर है, तो वो खुद चाहेंगे कि हम कनेक्ट करें। आकाशा आएगी तो मुंबई उनका बेस है, वो चाहेंगे कि हम मुंबई को कनेक्ट करें। और जो जो एयरलाइंस बड़े रूट्स पे चलती हैं वो अगर उनको पार्किंग सस्ती मिलेगी, पार्किंग स्पेस मिलेगी, तो हिसार को वो प्रेफरेंशियल डेस्टिनेशन के तौर पर दिखेगी। सर, पूरे हरियाणा में नगर निगम के कार्यकाल खत्म हो गए। गुड़गांव, मानेसर में 3-3 साल से क्या लगता है कि चुनाव समय पे होंगे, बाद में होंगे? ये काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। स्टेट का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका, के भी ड्रॉ कंप्लीट हो चुके, कल गुड़गांव के भी ड्रॉ कंप्लीट हो चुके, जल्द मानेसर के भी हो जाएंगे। और मुझे लगता है ये जो 8 महानगर और जिनके मेयर का टेन्योर खत्म हुआ है, अगर इनके अंदर भी नए रूल के अंदर BC की जो कैटेगरी के ड्रॉज होने हैं उनको जल्दी
पूरा कर दिया जाएगा तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो डेट निर्धारित करेगी उस पर इलेक्शन करा देगी। सर, अशोक तंवर के बीजेपी में शामिल होने की संभावना है, अगर वो बीजेपी अभी भी संभावना है। तो इसमें बीजेपी में आते हैं देखिए, तो आपका सिरसा गृह क्षेत्र है, कितना प्रभावित होगा? मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मेरा तो उनने बहुत सहयोग भी किया है और हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं। जीवन में वो नया कदम उठा रहे हैं और आगे के लिए मैं बधाई देता हूं। विधानसभा चुनाव की भी चर्चा साथ हो सकती है सर, कुछ लगता है? मैं पक्ष में हूं, इकट्ठे हूं, क्योंकि उससे दो फायदे हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी कम यूज होगी, 2 बार नहीं यूज होगी। दूसरा, हमारा भी खर्चा आधा हो जाएगा। मगर आज के दिन ऐसी कोई संभावना नहीं। थैंक यू जी।